बहुत सारे मनुवादी लोग, ऐसे मनुवादी लोग जेलों में जाएंगे जिसकी आप शायद ख्वाब में भी नहीं सोचते। हमने इतने सबूत अदालतों के सामने रख दिए हैं, जो कि वीडियो की शक्ल में, जो कि चश्मदीद गवाहों की शक्ल में, जो कि दूसरे साइंटिफिक एविडेंस की शक्ल में। तो वो दिन दूर नहीं है जब अदालतें भी इतने सारे सबूतों की वजह से मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा सबूत अदालतों के सामने होंगे कि वो इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को इन आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से पहले ही जेलों में डालना शुरू कर। जो हमारे देश का भ्रष्ट मीडिया है वो बार बार, और जो हमारे देश के दूसरे जो नेता भी हैं जो नज़र आने में आरएसएस के साथ नहीं होते, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि कपिल मिश्रा ने सिर्फ भड़काऊ भाषण दिए हैं। ये बात सरासर झूठ है। कपिल मिश्रा और उसके दूसरे बीजेपी और आरएसएस के साथियों ने ना सिर्फ भड़काऊ भाषण दिए हैं, लोगों को उकसाया है, लोगों को तैयार किया है हमले करने पे, सीए एनआरसी के पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर, रिजर्वेशन के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर, बल्कि खुद गोलियां चलाई हैं, खुद बम चलाए हैं, खुद लाठी तलवार और उन चीज़ों से हमले किए हैं खुद। तो ये फ़र्क है दोनों में, सिर्फ उन्होंने भड़काऊ भाषण नहीं दिए। तो हमें इस बात के लिए बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेना चाहिए, ये सभी लोगों ने पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर हमले किए हैं, गोलियां चलाई हैं, लाठियां चलाई हैं, तलवारें चलाई हैं, बम चलाए, पेट्रोल बम चलाए। तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? गिरफ्तार इसलिए नहीं हुए क्योंकि जिस तरफ इशारा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस इस तरीके से खुल के ट्रंप की विजिट के टाइम पर ही क्यों ये हमले कराए गए और कैसे ये हमले पॉसिबल हुए, इससे भी एक चीज़ बहुत साफ खुल के आ रही है कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, उसमें भी आपस में अब सत्ता के लिए बहुत बड़ी आपस में जंग चल रही है। तो जो होम मिनिस्ट्री जो पुलिस को इस्तेमाल कर रही थी, होम मिनिस्ट्री के राजनीतिक आका, वो ट्रंप साहब की विजिट क्यों चुनी उन्होंने, कपिल मिश्रा को वहाँ पुलिस के संरक्षण में भेजने के लिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपस में भी ज़बरदस्त प्रधानमंत्री के पद को लेकर खींचतान चल रही है। एक जो पक्ष है जो होम मिनिस्ट्री जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करती है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि जो दिल्ली देश की राजधानी है वहाँ भी प्रधानमंत्री साहब जो हैं हमारे मोदी जी, वो न्याय व्यवस्था को ट्रंप साहब की विजिट के दौरान भी एक ठीक रखने में समर्थ नहीं है। मतलब उनकी प्रधानमंत्री होने की काबिलियत पे सवाल उठाए जा रहे थे दिल्ली पुलिस के कार्यकलापों से। तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि होम मिनिस्ट्री का पॉलिटिकल मास्टर कौन है और कौन प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए डीसीपी को कपिल मिश्रा साहब के साथ भेजता है। सर दिल्ली दंगे में दिल्ली सरकार को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पहले तो इसको दंगे कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये हमले थे। मुस्लिम जो महिलाएं पीसफुली सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट कर रही थी, जो सरकार के जो आरएसएस के लोग किसी भी और तरीके से उनको हटाने में नाकाम थे। सुप्रीम कोर्ट तक ने पुलिस को बल प्रयोग करने की इजाज़त नहीं दी, तब ये फ्रस्ट्रेट होके इन्होंने ये काम किया है। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, वो भी अपना जो मनुवादी चेहरा है वो बेनकाब कर रही है दिल्ली दंगों में, ये जिसे दंगे नहीं कहा जाना चाहिए, दिल्ली के हमलों में, जो हमारे जो अम्बेडकरवादी मुस्लिम्स थे, मुस्लिम महिलाएं थी, उनके ऊपर हमले कराने में, उनके ऊपर फिर बाद में दबाव बनाने में। आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली की सरकार जो है पूरे घुटने टेक चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, अपने वकील तक पेश नहीं कर रही है। जो दिल्ली सरकार है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर रही है, जो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए। कौन सा ऐसा इंटरव्यू हुआ था जो ये 11 के 11 जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार अपॉइंट कर रही है केंद्रीय सरकार के इशारे पर, कौन सा उनसा इंटरव्यू किया गया था कि क्या ये इस लायक है या नहीं है? किसी ने बैकग्राउंड चेक किया है? अगर बैकग्राउंड चेक किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, किस प्रकार के लोगों को इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया दिल्ली सरकार द्वारा। ये दिल्ली सरकार की ताकत है। तो आरएसएस ने दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, या दिल्ली सरकार के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और दूसरे भी मंत्री हैं, वो जो हैं आरएसएस के ही लोग थे। अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा साफ तौर पे कि जो जमात के जो ऊपर केस एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो भी दिल्ली सरकार द्वारा कराई गई थी। तो और कौन सा चेहरा होता है मनुवादियों का? और एक बात और है, जो हमारे होम मिनिस्टर में हमारे बहुत ही बड़े होम मिनिस्टर साहब, बड़े ओजस्वी होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब और अरविंद केजरीवाल साहब, दोनों ही एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं। आप सब जानते हैं, दोनों ही वैश्य समाज से आते हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ
ये सामाजिक जो उन्होंने एक दूसरे से रिश्ते निकाले हैं और उसकी बुनियाद पर दोनों एक मिलकर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, उनके ऊपर जुल्म करने के लिए दोनों ने अपने जो जातिगत जो संबंध है उनकी वजह से हाथ मिला लिया हो। इस भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप तो अच्छी मीडिया हो तो आपको इन चीज़ों को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके जनता के सामने लाना चाहिए कि क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल साहब पूरी तरीके से या तो नतमस्तक हो चुके हैं अमित शाह साहब के दरबार में, या फिर उनसे उनकी सांठगांठ बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। कि जिन लोगों के खिलाफ बहुत ही पुख्ता और मजबूत सबूत हैं वो हैं सतपाल सांसद जो हैं बागपत से बीजेपी के MP हैं, उनके खिलाफ, और वो तो कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं मुंबई के, तो उनको तो वैसे भी वहाँ भी अगर आप देखा जाए तो गैंग्स की राजनीति जो है, जो अंडरवर्ल्ड के गैंग्स होते हैं उनमें वो बहुत एक्सपर्ट है, उसमें कैसे पुलिस को इस्तेमाल करना है। वही रोल इनका यहाँ भी इन हमलों में चश्मदीद गवाहों की माध्यम से आया है। दूसरा, एक नंदकिशोर गुर्जर साहब हैं, वो MLA हैं बीजेपी के यहाँ नोली से, उनका तो वैसे भी दूसरी गतिविधियों में भी नाम आता रहा है। जो 200 MLAs बीजेपी के साथ बगावत कर रहे थे उसमें भी वो मतलब इस प्रकार के गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वो भी इस प्रकार की। और उसके अलावा जो एक हमारे यहाँ जगदीश प्रधान हैं, वो बीजेपी के टिकट पे MLA का चुनाव लड़े थे। मोहन सिंह बिष्ट हैं जो MLA हैं, और भी कई व्यक्तियों के नाम एकदम डायरेक्ट आ रहे हैं। एक कॉरपोरेटर साहब भी हैं, उनके सीधा नाम आ रहे हैं। एक सिख कम्युनिटी से भी मिस्टर बाग हैं, उनका भी नाम आ रहा है, जो बिल्कुल साफ तौर पे गवाहों ने और जिनकी जो साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं उनके नाम तो एकदम साफ तौर पे आ रहे हैं। रागिनी तिवारी जी के लिए भी चश्मदीद गवाह भी हैं और वीडियोग्राफी भी है कि चश्मदीद गवाहों ने तो उनको स्वयं गोली, कपिल मिश्रा साहब को भी पिस्तौल चलाते हुए और चश्मदीद गवाहों ने देखा है। रागिनी तिवारी जी को तो लोगों ने गोली मारते तक देखा है, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी गईं। सर, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का नाम लिया गया था जब जज मुरलीधर थे, तो उनका तबादला हो गया था। तो अब कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अगर कोर्ट ऐसा कुछ करती है तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, सरकार की तरफ से अभी भी दबाव पड़ सकता है कुछ? देखिए, सिर्फ जजों का तबादला नहीं हो रहा, इस सरकार के दौर में तो लोगों ने जजेस को अननेचुरल डेथ मरते हुए भी देखा है। ये सिर्फ ट्रांसफ़र की बात नहीं है। आप पत्रकारों के ऊपर कितना दबाव है आप लोग सब जानते ही हैं। जो वकील हैं, जो डिफेंस काउंसिल है, उनके ऊपर कितना दबाव है ये हम लोग ही जानते हैं। हमारी भी, आप लोग किसी ना किसी दिन ये हो सकता है कि हम पे बहुत बड़ा हमला हो या हमें किसी झूठे केस में फंसाया जाए, हम पे भी दबाव है और हमें मारा भी जा सकता है। ये भी मैं खुल के बात कह रहा हूँ। आज हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ बाबा साहब के जो मिशन है उसकी वजह से, हम उस हौसले की वजह से बैठे हुए हैं, और अपने जो हमारा ईमान है इंसाफ के लिए लड़ना, एक मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति होने की वजह से मेरा ईमान भी है इस बात के कि मुझे इंसाफ के लिए लड़ाई, कमज़ोरों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान भी देनी, तो हम उस ताकत से इस काम को कर रहे हैं। नहीं तो रोज़ हम पे हमले होने की तैयारी है, और मुझ पे तो पहले भी हमले हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स भी एंगेज किए जा चुके हैं मुझे मारने के लिए। तो हमारे ऊपर रोज़ दबाव है, झूठे मुकदमों में फंसाने के, हमें मारने तक के दबाव। तो जो वकील हैं उनके ऊपर दबाव हैं, जो प्रेस वाले हैं आप लोग सब जानते हो, प्रेस वालों तक को इस सरकार ने जेलों में भेजा है क्योंकि वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप लोग स्वयं उन खतरों को दिन रात देख रहे हो। तो चाहे जज हों, चाहे जो एक आध ईमानदार पुलिस अफसर हैं उनके खिलाफ भी, तो चाहे जो भी व्यक्ति हो जो संविधान के लिए काम कर रहा है, संविधान बचाने के लिए, जो इंसाफ के लिए काम कर रहा है और जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसकी जान भी खतरे में है और उसकी जो आज़ादी भी है वो खतरे में है इस सरकार पे, क्योंकि मनुवाद जो है इस सरकार पे पूरी तरह से हावी है। सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन सर डीएसपी देवेंद्र को जमानत मिल जाती है, लेकिन जो CNRC का आंदोलन कर रहे थे लोग, उन लोगों को जमानत नहीं मिलती है। ऐसी आखिर क्या वजह है सर? देखिए, पुलिस ने जानबूझ के चार्जशीट ही फाइल नहीं की, क्योंकि उनके संबंध जो हैं उन्हीं मनुवादी ताकतों से हैं जो इस देश में आतंकवाद फैलाने के लिए असली जिम्मेदार हैं। तो उनके तार तो उनसे जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर एक और सरदार जी हैं, वो सिर्फ लंगर खिला रहे थे संविधान बचाने वालों को, जो कि उनका राजनीतिक फ़र्ज़ भी है, सॉरी धार्मिक फ़र्ज़ भी है, क्योंकि सिख कम्युनिटी में DS बिंद्रा साहब को उनका एक धार्मिक कर्तव्य है कि जहाँ भी जाएं वो लोगों को, जहाँ लोग हैं वहाँ पे उनको खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें। ये उनका सिख धर्म के हिसाब से धार्मिक कर्तव्य है। तो उनको तो धार्मिक कर्तव्य निभाने की वजह से, जो कि संविधान बचाने के लिए लोग बैठे हुए थे,
बाबा साहब की तस्वीर, एक सबसे बड़ी चिड़ इन्हें बाबा साहब की तस्वीर से भी है, सब मनुवादियों को इनका सबसे बड़ी तकलीफ ये है। और बाबा साहब की तस्वीर जलाई भी गई है चांदबाग और दूसरे प्रोटेस्ट में, अगर आप लोगों ने कवर किया होगा, हर जगह आप लोगों ने देखा है बाबा साहब की तस्वीर और जय भीम के नारों से ही ये सब CAA NRC प्रोटेस्ट गूंज रहे थे। तो ये उनको सबसे बड़ी चिंता है कि मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। तो DS बिंद्रा साहब को लंगर खिलाने पे मुलजिम बनाने की चेष्टा हो रही है। और जो पहलगांव और दूसरी जगह कश्मीर में इतने बड़े बड़े आतंकी हमलों में शामिल होने के एलिगेशंस जिनके ऊपर हैं, उन्हें जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें जानबूझ के पुलिस जो है स्पेशल सेल, यही स्पेशल सेल जो बिंद्रा साहब को पकड़ना चाहती है, उनके लिए चार्जशीट फाइल नहीं करती 90 दिन बाद तक, ताकि वो आराम से छूट जाएं। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारे DSP साहब है सरदार जी, वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी बता सकते हैं ना कि कौन कौन से मनुवादियों ने उनसे ये कार्य कराए थे बम ब्लास्ट कराने के कश्मीर में। तो ये वजह भी है जो उसकी वजह से उनको बेल दिलाई गई है, ताकि वो असली नाम ना खोल दें बड़े बड़े लोगों के। और खाकी और जो खादी में जो कनेक्शन है वो अभी दुबे साहब, जो अभी एक जिनका इनकाउंटर भी इसी वजह से किया गया है कि वो अपने प्रिंसिपल्स के, यानी कि अपने बड़े लोगों के नाम ना खोल दें। तो ये कनेक्शन, पुलिस का क्या रवैया है, ये मिस्टर दुबे की हत्या जो हुई है, अभी जो पुलिस द्वारा हत्या हुई है एक इतने बड़े अपराधी की, उससे अब ये किसी को कोई शक व शुबा नहीं रह जाना चाहिए कि पुलिस इस मनुवादी तंत्र में किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार का काम करने में सक्षम है। इस बारे में अब किसी को कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि पुलिस गुंडा बन के काम कर रही है। इस मनुवादी तंत्र में खुद गुंडा बन के काम करती है पुलिस, जानबूझ के उनको पूरा हौसला दिया हुआ है कि आपको हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे, आप अपनी जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो गैर संवैधानिक कार्य हैं, जो क्रिमिनल कार्यवाही है, उसको जारी रखें। आज भी धमकियां दे रहे हैं कपिल मिश्रा साहब, तो उनको तो पूरी पुष्टपनाही है, वो तो बड़े लोगों के इशारे पे काम कर रहे हैं। और उनको भी अगर पकड़ा जाएगा तो वो भी बड़े बड़े लोगों के नाम ले सकते हैं, इसी वजह से उन्हें भी नहीं पकड़ा जा रहा। अरे अपने ऑफिस से ही करीब 80 से ज़्यादा केसेस हम खुद कर रहे हैं, और जो लोग सब कुछ देखने के बाद भी नाम लेते हुए डर रहे थे और पुलिस उन्हें मार मार के भगा रही थी और ये धमकी दे रही थी कि अगर आप बाय नेम FIR करोगे या FIR करने की जरूरत करोगे तो हम आपको ही झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। तो हम कम से कम अब धीरे धीरे करके लोगों में हौसला बढ़ रहा है। कानून में बाबा साहब के संविधान के तहत जो कानून है उसमें लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, लोग नाम लेके FIRs कराने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे अम्बेडकरवादी वकील हैं वो हमारे से कांटेक्ट करें, ताकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ऑफिस अभी अकेला पड़ रहा है। चारों तरफ से हम पे हमले भी हो रहे हैं, चारों तरफ से हमें धमकियां भी मिल रही हैं और हमारे पास जो वर्किंग हैंड्स हैं वो भी बहुत कम है। तो हम आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करते हैं, क्योंकि हम ये सब काम जो है फ्री में कर रहे हैं, बगैर किसी से भी एक भी पैसा लिए। ना तो हम जो विक्टिम्स हैं उनसे पैसा ले रहे हैं और ना ही हम किसी और से, किसी संस्था से पैसा ले रहे हैं बाहर से। तो हम ये चाहते हैं कि वकील जो हैं हमारे अम्बेडकरवादी वकील हमारी सहायता करें इसमें, और हमारे साथ मिलके अगर ये लोग भी हमारी सहायता करेंगे तो आप देखोगे कि और भी बहुत सारे जो मजलूम लोग हैं वो आके हमें अपनी कंप्लेंट्स करें। सर, आपने जो वकालतनामा पेश किया होगा अदालत में, कितने लोगों की मृत्यु हुई है पूरे इस मामले में और कितनी करोड़ की संपत्ति खाक हुई है, मतलब निर्दोष लोगों की करीब? देखिए, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है जिसका नुकसान हुआ है, और जितने ये 53 मृत्यु बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है जानों का भी। अभी लोग डर के मारे बता भी नहीं रहे हैं कि उनके लोग भी मर चुके हैं। एक बात। दूसरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल हैं उन्हीं पे आग लगाई गई है, उन्हें ही लूटा गया है, और उनमें ही किसी भी और धर्म के धार्मिक स्थल पे कुछ भी एक आँच नहीं आई है। इससे ही आप समझ सकते हैं किस प्रकार से मनुवादियों ने हमला किया है। इस प्रकार से जो हमला किया गया, या मनुवादियों का किया गया है जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनके ऊपर। सर, अदालत का क्या रवैया है इस पे? अभी जो 20 तारीख को सुनवाई होनी है, तो उसको लेकर के क्या अदालत क्या समझ रहा है, इस चीज़ को कैसे देख रही है? देखिए, अभी तो अदालतें जो हैं वो हमें कोई ख़ास इनकरेजिंग रिजल्ट्स अदालतों से नहीं मिल रहे हैं, जबकि इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं अदालतों के सामने। तो एक जो गोदी मीडिया जो एक माहौल बना देती है उसका असर अदालतों भी पड़ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे करके अदालतों की
को हम सच्चाई बता पाएंगे, और तब आप लोग देखोगे कि बहुत सारे मनुवादी लोग, ऐसे ऐसे मनुवादी लोग जेलों में जाएंगे जिसकी आप शायद ख्वाब में भी नहीं सोच सकते।